भाग 2 में हमने देखा मंदिर की आग में दासी का कोई अता पता नहीं। मंझली रानी माधवी बावड़ी की ओर जाती है और पीछे छूट जाते हैं बस एक तरफा कदमों के निशान। फिर महल में आती है एक नई दासी जिसके माथे पर दिखता है काला निशान, लेकिन उसे बाकी कोई क्यों नहीं देख पाता। फूलों की टोकरी से निकलता है नाग, सीधा हमला करता है राजकुमार पर, और तब सामने आती है सच्चाई। चीकू रानी राजघराने की बेटी नहीं, उसे तो जंगल में बेहोशी की हालत में पाया गया था, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। वो राजमाता जिन्हें सबने मृत मान लिया था, वो आज भी जिंदा हैं, जंगल की एक झोपड़ी में। पर सवाल ये है, अगर राजमाता जिंदा हैं तो मंदिर की आग में किसका शव जला था, और माधवी बावड़ी के नीचे जाकर क्या छिपा रही है। अब कहानी मोड़ लेगी एक ऐसे अंधेरे में जहां हर रिश्ते का चेहरा एक नए रहस्य से डरने लगेगा। अगर भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जरूर देखना, वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। चारपाई के पास बैठी चीकू रानी की आंखों के कोरों में नमी उतर आती है और राजमाता की आंखें भी भर आती हैं। चीकू रानी दृढ़ स्वर में कहती हैं, राजमाता दुखी मत हो, आपके कष्टों का समय अब समाप्त होने वाला है। मैं वचन देती हूँ, जल्द ही आप अपने राजमहल लौटेंगी। राजमाता के चेहरे पर एक हल्की मगर दुख से भीगी मुस्कान फैल जाती है। चीकू रानी आगे कहती हैं, आज आपके पुत्र अधिराज सिंह गुरुकुल से लौट आए हैं। कुछ समय बाद उन्हें शस्त्र विद्या के लिए आचार्य प्रद्युम्न के पास जाना होगा। ये सुनकर उनकी मुस्कान गहरी होती है और पीड़ा कुछ हल्की। इशारे से वह छोटे पुत्र शोभित राज के बारे में पूछती हैं। चीकू रानी कहती हैं, उनकी शिक्षा में अभी समय है, उनसे तो हम भी नहीं मिले। फिर वह कोमल स्वर में पूछती हैं, राजमाता अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, भूख ठीक से लगती है, क्या वैद्य जी प्रतिदिन देखने आते हैं। राजमाता हल्का सा सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहती हैं, हाँ पुत्री। चीकू रानी मुस्कुराती हैं, अब मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। राजमाता की मध्यम आवाज गूंजती है, पुत्र वधू भी तो पुत्री ही होती है। चीकू रानी गंभीर निगाहों से कहती हैं, अब आपकी यह पुत्री राजमहल में है, सब पर मेरी दृष्टि है। जिसने भी आपके साथ अन्याय किया उसका पूरा हिसाब मैं लूंगी। राजमाता पूछती हैं, मेरा पुत्र महेंद्र प्रताप कैसा है। चीकू रानी उत्तर देती हैं, वे ठीक हैं, आज ज्येष्ठ पुत्र के साथ व्यस्त थे, इसलिए मैं अनुमति लेकर आपसे मिलने आई हूँ। इतने समय से आपसे मिल नहीं पाई थी और आपके हाल जानना चाहती थी। आप फल समय पर खाया कीजिए, खासकर चीकू, वैद्य जी ने कहा है कि वही फल आपको शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ करेगा। और चिंता मत कीजिए, आप जानती हैं चिंता तो चिता समान होती है। राजमाता धीमे स्वर में कहती हैं, हाँ पुत्री मैं जानती हूँ। तभी कुटिया में वैद्य जी का आगमन होता है। चीकू रानी झुककर प्रणाम करती हैं। वैद्य जी आशीर्वाद देते हैं, पुत्री सुखी रहो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। चीकू रानी पूछती हैं, वैद्य जी इन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में कितना समय लगेगा। वैद्य जी गंभीर स्वर में कहते हैं, शरीर तो ठीक हो गया है, किंतु कोई गहरा गम, कोई मन की पीड़ा इन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है और पूरी तरह स्वस्थ होने से रोक रही है। चीकू रानी की आंखें भारी हो जाती हैं। परिवार से दूर होना यही सबसे बड़ा गम और सबसे बड़ी पीड़ा है। वैद्य जी सहमति में सिर हिलाते हैं, पुत्री तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चीकू रानी कहती हैं, वैद्य जी अब हमें लौटना होगा, क्या किसी और चीज की आवश्यकता है। वैद्य जी कहते हैं, नहीं, बस इन्हें नियम से यह फल खिलाते रहना, शीघ्र ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। चीकू रानी आश्वासन देती है, जी वैद्य जी मैं ध्यान रखूंगी। प्रणाम लेकर वैद्य जी चले जाते हैं। चीकू रानी राजमाता का हाथ थामकर कहती हैं, जल्द ही मैं आपको राजमहल ले जाऊंगी। अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, मैं फिर आऊंगी। राजमाता धीमे स्वर में कहती हैं, ठीक है पुत्री, तुम भी अपना ध्यान रखना। माता पिता से विदा लेकर वह राजमहल लौट आती है। 2 दिन बाद महाराज अचानक उनके कक्ष में आते हैं। छोटी रानी आपके माता पिता कैसे हैं। चीकू रानी संयमित स्वर में कहती हैं, महाराज वे ठीक हैं, लेकिन महाराज उनकी आंखों में छिपी उदासी देख लेते हैं। यदि मन होता तो कुछ दिन और वहीं रह सकती थीं। चीकू रानी कहती हैं, मुझे संतोष है कि मैं सबसे मिल आई हूँ, किंतु इस समय मेरा यहाँ रहना जरूरी है, इसलिए लौटना ही उचित समझा। महाराज मुस्कुराते हैं, वैसे आपने लौटकर अच्छा किया, आपने हम पर न जाने क्या जादू कर दिया है, आपके बिना यहाँ हमारा भी मन नहीं लगता। महाराज ने स्नेह से कहा। चीकू रानी मुस्कुराई, महाराज यह कोई जादू नहीं, यह आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना मान देते हैं। महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, छोटी रानी
आप इस मान की पूरी हकदार हैं। जब आप पास होती हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर छा जाती है, जैसे पूरा वातावरण प्रफुल्लित हो उठे। चीकू रानी बोली, यदि अनुमति हो तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ? महाराज ने सिर हिलाया। जरूर पूछिए। यह बावड़ी की तरफ इतने दरवाजे क्यों बने हैं? क्या हर बावड़ी में ऐसा ही होता है? मैंने कभी ऐसी बावड़ी देखी नहीं। महाराज ने समझाया। नहीं छोटी रानी, यह आवश्यक नहीं। ये दरवाजे हमारे पूर्वजों ने विशेष कारण से बनवाए थे, ताकि यदि कभी कोई शत्रु महल तक पहुंच जाए तो महल की स्त्रियां इन दरवाजों से सुरक्षित बाहर निकल सकें। इन दरवाजों के भीतर गुप्त मार्ग हैं, कुछ तहखाने में खुलते हैं और कुछ ऐसी सुरंगों में जो जंगलों में जाकर निकलती हैं, और वे स्थान इतने गुप्त हैं कि दुश्मन उन्हें ढूंढ ही न पाए। चीकू रानी की आंखों में प्रशंसा झलकी। महाराज, यह तो अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था है। संध्या होते ही युवराज के आगमन की खुशी में महल उत्सव से भर गया। रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। कोई गीत गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई बाजीगरी दिखा रहा था, तो कोई कठपुतलियों का खेल। इसी बीच मंझली रानी माधवी अपनी तबीयत खराब बताकर उठी और उनके साथ उनकी चहेती दासी शन्नो भी निकल गई। चीकू रानी की नजरें पहले से ही उन पर टिकी थीं। कुछ देर बाद उसने सेनापति को भी चुपके से जाते देखा। उसके मन में बिजली सी कौंधी। आज मुझे इन सब की हरकतों पर नजर रखनी ही होगी। आज तो यह रहस्य जानना ही है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे इनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। कुछ देर बाद वह भी महल के भीतर लौट आई। गलियारे में कदम रखते ही एक परछाई उसकी नजरों में आई, जो धीमे धीमे बावड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसने पीछा शुरू ही किया था कि एक और साया उसी दिशा में जाता दिखा। कुछ ही पलों में दूसरा साया पहले के पास पहुंच गया और दोनों एक साथ बावड़ी की तरफ बढ़ चले। दबे पांव उनका पीछा करते हुए चीकू रानी करीब पहुंच गई। वह दोनों एक जगह ठिठक कर कुछ बातें करने लगे। वह थोड़ी दूरी पर रुक गई ताकि सुन सके। शब्द साफ न थे, पर इतना आभास हुआ कि वे किसी की सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों फिर आगे बढ़े। बावड़ी के पास जाकर उन्होंने चारों ओर निगाह दौड़ाई और फिर एक दरवाजा खोलकर उसके पीछे बने गुप्त रास्ते में उतर गए। चीकू रानी के मन में यकीन पक्का हो गया, ये और कोई नहीं, सेनापति और मंझली रानी माधवी ही हैं। वह सोचने लगी, आज पता लगाना ही होगा कि ये दोनों इस तरह सबसे छिपकर जाते कहाँ हैं और क्यों। अचानक उनकी परछाइयां उसकी नजरों से ओझल हो गईं। वह हैरान सी चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी निगाह दीवार पर बने एक चित्र पर ठहर गई। चित्र में एक कुएं की आकृति थी, जो बाकी चित्रों से कुछ अधिक उभरी हुई नजर आ रही थी। चीकू रानी की निगाह उस उभरी हुई कुएं की आकृति पर टिक गई। जरूर यही गुप्त दरवाजे की चाबी है। वह वहीं ठहर कर इंतजार करने लगी। करीब आधा घंटा बीतने के बाद कदमों की आहट सुनाई दी। वह झट से एक कोने में छुप गई। देखा, दोनों परछाइयां सावधानी से बातें करते हुए लौट रही थीं। हर कदम पर इधर उधर निगाह डालती ताकि किसी की नजर न पड़े। तेजी से बावड़ी पार करके वे बगीचे से होते हुए राजमहल के गलियारे में गुम हो गए। जब चीकू रानी को यकीन हो गया कि वे दूर जा चुके हैं, वह चित्र के पास पहुंची। पहले आकृति को दबाकर देखा, दरवाजा नहीं हिला। फिर उसने कुएं की उभरी हुई आकृति को पहले दाईं फिर बाईं ओर घुमाया। आकृति बाईं ओर घूमते ही दीवार के दाहिनी तरफ एक पतली सी झिड़ी दिखाई दी। थोड़ा और घुमाने पर झिड़ी चौड़ी होने लगी। अब उसे यकीन हो गया, यह गुप्त मार्ग है। आकृति को पूरा घुमाते ही सामने एक बड़ा दरवाजा प्रकट हो गया। उसने धीरे से उसे खोला और भीतर कदम रखा। अंदर दीवार पर एक तरफ मशाल टिमटिमा रही थी। आगे एक संकरी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। सीढ़ियों के पास भी वैसा ही कुएं का चित्र बना था। उसने चिन्ह को दाईं ओर घुमाया। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। वह सीढ़ियां उतरकर एक लंबे गलियारे से गुजरी और एक कक्ष में पहुंची। वहीं अंधेरे में किसी के कराहने की धीमी आवाज गूंज रही थी। मशाल की मध्यम रोशनी में आकृति धुंधली सी दिख रही थी। चीकू रानी आगे बढ़ी। मशाल के पास रखा द्रव्य उसमें डाला और लपटें तेज हो गईं। चेहरा साफ नजर आया। कराहने वाला व्यक्ति अचानक ऊंची आवाज में चीखा, तुम फिर आ गई। इस तरह जीने से तो अच्छा है मुझे मार ही दो। चीकू रानी उसके पास गई, ध्यान से देखा और सहमकर उसके होठों से निकला, बड़े महाराज आप यहाँ इस हालत में। वह व्यक्ति भी उसकी ओर घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? वो तो नहीं हो जो रोज आती है। हे भगवान, उस दुष्ट औरत ने अब किस नई आफत को भेज दिया है? चीकू रानी ने धीरे से पूछा, क्या आप बड़े महाराज हैं?
वह गुस्से से भर उठा। कौन सा महाराज? कैसा महाराज? मुझे तो उस सेनापति और उसकी रखैल ने एक कुत्ते की तरह कैद कर रखा है। चीकू रानी समझ गई, ये इल्जाम रानी माधवी पर है। वह बोली, पिताजी महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्रवधू हूँ। बड़े महाराज ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम हमारी पुत्रवधू? जी, आपके पुत्र ने कुछ समय पहले ही मुझसे विवाह किया है और मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कारण से आई हूँ। कौन सा कारण? उन्होंने थकी हुई आवाज में पूछा। चीकू रानी ने उन्हें उठाते हुए कहा, पिताजी महाराज, मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब आप इस जगह नहीं रहेंगे। कंधे का सहारा देकर वह उन्हें सावधानी से उसी गुप्त मार्ग से वापस ले चली जिससे आई थी। जब वे राजमहल पहुंचे तो भीतर उत्सव अभी भी जारी था। मंच पर नाटक चल रहा था और पूरा दरबार उसमें डूबा था। चीकू रानी धीरे धीरे बड़े महाराज को सहारा देती हुई सीढ़ियां चढ़ी और सबके सामने नाटक के बीच ही मंच पर पहुंच गई। अचानक सबकी निगाहें नाटक से हटकर उस ओर टिक गईं, जहां चीकू रानी के साथ एक बूढ़े जर्जर हालत में खड़े व्यक्ति थे। बड़े महाराज की दशा इतनी खराब थी कि महाराज महेंद्र प्रताप सिंह उन्हें देखकर पहचान ही न सके। महाराज की आंखों में गहरी हैरानी थी। छोटी रानी, यह कैसी नादानी है? नाटक के बीच आप किसे लेकर मंच पर आ गई हैं? चीकू रानी ने ठहर कर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ध्यान से देखिए, यह कौन है और आज इनकी क्या हालत हो गई है। महाराज की दृष्टि बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। अगले ही पल पूरे दरबार में सन्नाटा उतर आया। कई लोग एक साथ चौंक उठे। सेनापति और रानी माधवी भी वहीं खड़े थे और उनके चेहरों पर स्तब्धता थी, मानो समझ ही न पा रहे हों कि बड़े महाराज यहाँ कैसे पहुंच गए। बड़ी महारानी सुजाता के चेहरे पर भी गहरा आश्चर्य था, लेकिन महाराज महेंद्र प्रताप सिंह तो जैसे पत्थर बन गए। अपने पिता को इतने साल बाद इस दशा में सामने देखकर चीकू रानी की नजर सेनापति पर गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, लेकिन मंझली रानी माधवी के चेहरे पर डर की बजाय सिर्फ हैरानी थी। मन ही मन उसने सोचा, ये कैसा रहस्य है? जिसने अपराध किया हो वह डरने के बजाय हैरान क्यों है? महाराज धीरे धीरे मंच पर बढ़े। बड़े महाराज को देखते ही उनकी आंखें भीग गईं। गला भर आया। पिताश्री कहकर वह उनके चरणों में झुक गए, फिर उठकर उन्हें गले लगा लिया। उसी समय सेनापति भीड़ में खोकर चुपके से खिसकने लगा, लेकिन चीकू रानी की पैनी नजर ने उसे पकड़ लिया। सेनापति जी, कहाँ जा रहे हैं? आप ही तो महाराज और सभी को बड़े महाराज की पूरी कहानी सुनाएंगे। उसके इन शब्दों पर महाराज ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चीकू रानी ने बिना रुके कहा, हाँ महाराज, यह सब आपके सेनापति का ही किया हुआ है। पोल खुलती देख सेनापति ने फिर भागने की कोशिश की, मगर महाराज के आदेश पर सैनिकों ने उसे जकड़ लिया। कड़े स्वर में महाराज ने कहा, सेनापति, मंच पर आइए और बताइए, क्या है यह पहेली और इसमें आपका क्या हाथ है? सेनापति घबराकर मंच पर आया। महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज का स्वर और सख्त हो गया। सच कहो, अब भी और यहीं? कांपती आवाज में सेनापति ने बोलना शुरू किया। महाराज, असल बात यह है कि मैं और शन्नु, मंझली रानी माधवी की दासी, मिलकर आपके संपूर्ण राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए सबसे पहले हमें आपके पूरे परिवार को एक एक कर समाप्त करना था। और शुरुआत हुई बड़े महाराज से। उसकी आवाज धीमी लेकिन जहरीली थी। सबको लगा उनकी मृत्यु शेर के हमले से हुई एक आकस्मिक घटना है, पर सच्चाई यह थी कि हमने उन्हें बावड़ी के तहखाने में कैद कर दिया था। ये सुनकर महल में फिर सन्नाटा छा गया। महाराज ने तीखे स्वर में पूछा, तो फिर वह शव किसका था जिसे हमने बड़े महाराज का मानकर दाह संस्कार किया? सेनापति ने ठंडेपन से उत्तर दिया, वह एक सैनिक का था, कद काठी में बड़े महाराज जैसा। हमने उसे जंगल में मार डाला, शव को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया, उसके हाथ में बड़े महाराज की खानदानी अंगूठी पहना दी और उनके वस्त्र ओढ़ा दिए, ताकि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। महाराज की आंखें सिकुड़ गईं। और तुमने बड़े महाराज को कैद क्यों किया? सेनापति ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें एक ऐसा राज्य मालूम था जिसे हमें हर हाल में जानना था। चीकू रानी की आवाज कड़क पड़ी, जल्दी बोलो सेनापति, कौन सा राज? अब बचने का कोई रास्ता न पाकर सेनापति ने कहा, राजमहल के गुप्त खानदानी खजाने का राज। महाराज आगे झुककर बोले, कौन सा खजाना? किस खजाने की बात कर रहे हो? सेनापति ने निगाह झुका ली। महाराज, यह खजाना आपके वंश का है। उसका नक्शा सिर्फ बड़े महाराज को पता है और वही हमारी लालसा का कारण था। हमने उनसे यह राज उगलवाने के लिए अनेकों यातनाएं दी,
लेकिन इतने कष्टों के बाद भी वे टस से मस नहीं हुए। ये सुनते ही महाराज महेंद्र प्रताप सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनकी मुट्ठियां तलवार की मूठ पर कस गईं। लेकिन तभी चीकू रानी आगे बढ़ी। रुकिए महाराज, अभी तो अन्य राज बाकी हैं। छोटे महाराज चौंके। छोटी रानी? और कौन सा राज? चीकू रानी की आंखें स्थिर थीं। महाराज, वह भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और उसे भी सेनापति ही बताएगा। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। समय बीतते बीतते भोर की आहट महसूस होने लगी। सेनापति अब चीकू रानी को हैरानी और बेचैनी से देखने लगा। चीकू रानी ने कहा, महाराज आइए, वह दूसरा राज मैं ही आपको बता देती हूँ, जिसे सुनकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। राजमाता जीवित हैं। छोटे महाराज का चेहरा अविश्वास में जम गया। चीकू रानी, आप क्या कह रही हैं? इस खुलासे से न सिर्फ महाराज बल्कि सेनापति भी स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से अनायास निकला, राजमाता तो मंदिर में जलकर समाप्त हो गई थी। फिर यह कैसे संभव है? यानी सेनापति भी अब तक यही मानता था कि राजमाता मर चुकी हैं। चीकू रानी ने स्पष्ट किया, महाराज, राजमाता इस समय जंगल में मेरे माता पिता के पास हैं। अब सेनापति बताएगा कि उन्हें समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी। उन्होंने तलवार की ओर इशारा करते हुए तीखे स्वर में कहा, बोलो सेनापति, अन्यथा यह तलवार तुम्हारी गर्दन तक पहुंचेगी। कांपते हुए सेनापति ने कबूल किया, महाराज, राजमाता को मंदिर में जलाकर मार डालने की योजना भी मेरी और शन्नु की थी, और हम इसे सफल मान बैठे थे। चीकू रानी ने आगे कहा, महाराज, अब असली कहानी सुनिए। सेनापति और दासी शन्नु के बीच एक गुप्त संबंध था। शन्नु, जो मंझली रानी माधवी की दासी थी, अक्सर उन्हें नींद की औषधि पिला देती और स्वयं उनके वस्त्र व आभूषण पहनकर सेनापति से मिलने चली जाती। यहाँ तक कि मैं भी लंबे समय तक इसे मंझली रानी ही समझती रही। इसी धोखे ने सच्चाई को लंबे समय तक छुपाए रखा। उसी दिन जब राजमाता मंदिर जा रही थीं, उनकी चहेती दासी प्रभा ने यह षड्यंत्र सुन लिया। प्रभा दौड़कर मंदिर में राजमाता के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, राजमाता, सेनापति और शन्नु आपको मारने की योजना बना चुके हैं। इस समय हम इसका खुलासा नहीं कर सकते। वह आसपास ही होगा। अगर भनक लग गई तो वह कुछ भी कर सकता है। समय बहुत कम है। आप मेरे साथ वस्त्र बदल लीजिए। आप मेरे कपड़े पहन लें और मैं आप पीछे वाले मार्ग से निकल जाइए। राजमाता ने आंसुओं भरी आंखों से प्रभा को गले लगाया, उसका धन्यवाद किया और पीछे के दरवाजे से निकल पड़ी। इधर सेनापति और शन्नु की चाल में राजमाता की जगह उनकी दासी प्रभा बलि चढ़ गई। उस दिन मंदिर से जो शव मिला था वह राजमाता का नहीं, प्रभा का था। राजमाता पीछे के रास्ते से निकलते निकलते जंगल में भटक गईं। कई दिनों तक भूखी प्यासी वह इधर उधर भटकती रहीं। देवी माँ की अनन्य भक्त होने के कारण उनकी यह अवस्था देखकर देवी माँ आहत हुई। हम भी देवी माँ के भक्त हैं और मैं देवी माँ के आशीर्वाद से प्राप्त एक दिव्य कन्या। एक बार जब राजमाता बड़े महाराज के साथ जंगल में शिकार पर आई थी, तब हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरी परवरिश का जिम्मा भील जाति के मुखिया यानी मेरे पिता और उनकी पत्नी को सौंप दिया था। उस दिन भी भटकती हुई राजमाता मेरे पिता के पास पहुंची। तब से वही जंगल उनका आश्रय है और वहीं उनका इलाज चल रहा है। चीकू का बाग भी मैंने उनके लिए ही लगवाया है। वैद्य जी ने कहा था, प्रतिदिन चीकू खाने से वह पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी, और देवी माँ ने स्वयं प्रकट होकर यह कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आंखों में कृतज्ञता लिए चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर बोले, देवी, आप धन्य हैं। आपने हमारे माता पिता हमें लौटा दिए। उसके बाद राजमाता को राजमहल लाया गया। सेनापति और शन्नु दोनों के हाथ काटकर उन्हें कालकोठरी में डाल दिया गया। रानी माधवी ने भी स्वयं अपनी दासी शन्नु के हाथ काटकर उसके अपराध की सजा दी। उस दिन से राज्य का हर नागरिक चीकू रानी को अत्यंत सुंदर, तेजोमय और देवी स्वरूप देख रहा था, क्योंकि देवी माँ के विशेष आशीर्वाद से जो उन्हें जैसी दृष्टि से देखता उन्हें वैसा ही रूप दिखाई देता। उनका असली नाम अवनिका था, मगर राजमहल आने से पहले देवी माँ की आज्ञा से उन्होंने अपना नाम बदलकर चीकू रख लिया था। अगर ये कहानी तुम्हें रुला गई तो अगली कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। राजकुमारी दमयंती और राजा नल, जिनकी आंखें कभी मिली भी नहीं थीं, लेकिन रिश्ता ऐसा बंधा जैसे जन्मों से निभाया हुआ कोई वादा। जानना चाहते हो इस वादे ने उन्हें किन किन तूफानों से जोड़े रखा? तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करो और देखो वो अगला मोड़
जहां प्रेम बनता है तपस्या और खो जाने के बाद भी लौट आता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी सोच जरूर बताएं।